नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में मैं निशित जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो देश के कई राज्यों में फैली हुई है और कई दायकों से वो अभिशाप बनी हुई है कुछ विशेष वर्गों के लिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई को सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की थी और जो मिशन है उसमें 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को नेस्तो नाबूद करना है, उसका उन्मूलन करना है, ये एक लक्ष्यांक रखा गया है। तो कैसे हम पार पाएंगे इस लक्ष्यांक से, कौन कौन से परिमाण है, क्या क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए उपस्थित है डॉक्टर गिरिराज रतन चंडक, जो सीनियर साइंटिस्ट है और जेसी बोस फेलो है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। चंडक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और दूरदर्शन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। चंडक साहब, सबसे पहले हमारे जो दर्शक है उनको अगर हम सरल भाषा में समझाएं कि पहले तो ये सिकल सेल एनीमिया क्या है और क्यों ये कुछ क्षेत्र में विशेष रूप से देखी गई है, उसके बारे में आप बताइए। सिकल सेल एनीमिया में 3 शब्द हैं दरअसल, सिकल सेल और एनीमिया। तो ये इसमें जो परिवर्तन जो होता है कि जो लाल कोशिकाएं जो हैं वो सिकल के रूप में बदल जाती हैं, जिसको आप हंसिया जैसे आप जानते हैं उस रूप में बदल जाती हैं। और जब उस शेप में वो बदल जाती हैं तो उनमें उनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। और नष्ट होना शुरू हो जाता है विशेषकर उन हालातों में जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। तो इसकी वजह से जब भी रक्त कोशिकाओं की, विशेषकर लाल रक्त कोशिकाओं का अगर नष्ट होना होता है तो वो हीमोग्लोबिन को कम कर देता है और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से जो कंडीशन होती है उसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो अगर एक लाइन में अगर कहूँ तो ये हीमोग्लोबिन की कमी है जो रेड ब्लड सेल्स के सिकल शेप या हंसिया शेप में हो जाने की वजह से होती है जी। अब मैं इसका कारण क्या होता है, तो ये एक आनुवांशिक बीमारी है। मतलब ये है कि इसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में बोलते हैं। और जब भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके डीएनए में एक कोई छोटा सा टुकड़ा जिसको हम जीन कहते हैं उसमें कोई एक परिवर्तन हो जाता है। तो ये जैसे एक मोती की माला होती है उस तरह से ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है और उसमें ए टी जी सी ऐसे करके ये बने रहते हैं। तो इस ए टी जी सी की भाषा में ही सारा आदमी बना हुआ है, क्योंकि इस लैंग्वेज से तरह तरह के प्रोटीन बनते हैं और वो प्रोटीन अपना अपना काम करते हैं, जिससे आप, हम और सब लोग अपना काम, रोज़ का काम कर पाते हैं। इसी तरह की एक जीन है बीटा ग्लोबिन जीन, जो हीमोग्लोबिन बनाती है। और इस बीटा ग्लोबिन जीन के एक विशेष पोजीशन पे एक छोटा सा एक चेंज हो जाता है, ए टू टी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है उसमें एक ग्लूटामिक एसिड, अमीनो एसिड होता है, उसकी जगह वैलिन बन जाता है। ज़्यादा डिटेल में इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन इसका असर ये पड़ता है कि सिर्फ एक अमीनो एसिड की चेंज की वजह से प्रोटीन की पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है। और वो प्रोटीन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो एक दूसरे से स्टिक करने लग जाता है। तो जिस आरबीसी को फ्रीली सर्कुलेट करना है वो दरअसल एक दूसरे से जुड़ के एक कड़ी के रूप में सर्कुलेट करता है। और विशेषकर जब ये छोटे छोटे कैपिलरीज में जाता है जो हाथ में हैं या किसी ऑर्गन्स में सप्लाई करती है, तब वहाँ पे ये जाके अटक जाती हैं और वहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और जो भी इसके सिम्टम्स या जो भी कुछ होता है ये इसी वजह से होता है कि सिकल सेल का ये पूरी कड़ी बन जाती है, ये जाके कहीं अटक जाता है। तो शरीर जो है उसको बचाने के लिए तरह तरह के प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स करता है, कहीं इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों से मिलके ये सिकल सेल एनीमिया का ये एक क्लिनिकल पिक्चर तैयार होती है। जी, आपने बहुत डिटेल में ये पूरी बात समझाई चंडक साहब। अगर सिम्टम्स की अगर आपने बात की तो सिम्टम्स में अगर हम देखें तो क्या होता है, किसी व्यक्ति को अगर सिकल सेल की बीमारी है तो उसको बुखार आएगा या कोई और कुछ चीज़ होगी, क्या होगा उसमें?
सबसे बड़ा तो जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो बच्चा काफ़ी जल्दी से थक जाता है, उसको सांस की तकलीफ़ होती है, वो ज़्यादा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में बहुत जल्दी थक जाता है और साथ साथ उसकी ग्रोथ भी बहुत लिमिटेड होती है, उसका वज़न ढंग से बढ़ता नहीं है। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो ये सिकल सेल के जगह जगह पे अटक जाने की वजह से होते हैं, जैसे जिसको कई एक को हम बोलते हैं सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं, या मान लीजिए इन मरीज़ों को हमेशा एक तरह का पेन बना रहता है, विशेषकर पैरों में, पैर के जॉइंट्स में, इन सब में। इसका कारण यही है कि ये वहाँ जाके अटक जाते हैं और फिर ये इन्फ्लामेशन वगैरह क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स आमतौर पे होते हैं। कई सिम्टम्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन के रूप में आते हैं, जिसको हम वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस बोलते हैं, मतलब किसी एक ऑर्गन में जाके ये सिकल सेल वहाँ पे अटक जाए तो उस ऑर्गन की फंक्शनिंग ये सब बहुत ज़ोर से अफेक्टेड हो जाती है। इसके अलावा कई जगह अगर ये जैसे मैंने कहा कि हर जगह कहीं कुछ अटक जाता है तो उस ऑर्गन का सिम्टम बिगड़ जाता है। जैसे स्प्लीन में ये रेगुलरली अटकता है क्योंकि किसी भी गलत या ख़राब चीज़ को साफ़ करने का काम जो है वो स्प्लीन, जिसको हम तिल्ली कहते हैं, शरीर के एब्डोमेन के बाईं तरफ ये होता है, तो वो इस तरह का काम करते करते वो बड़ी होती चली जाती है। फिर किसी किसी में ये ब्रेन में जाके अटक जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एनीमिया के अलावा ये सारे सिम्टम्स में हमेशा एक दर्द रहना, कई तरह की क्राइसिस रहना, कभी कभी लंग्स में एक एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो जाना, ये आमतौर पे कॉमनली पाई जाती है। और एक है, चूँकि ये हर समय ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो इन बच्चों को ज़्यादातर जो है कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत भी होती है। जी, तो अगर हम अपने देश की बात करें, भारत देश की, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उसमें सिकल सेल एनीमिया का जो दर है वो किस प्रकार से, जैसे कि अभी मैंने कुछ एक रिपोर्ट देख रहा था उसमें 17 राज्य जो हमारे देश के हैं उसमें ये बीमारी से ये लोग प्रभावित है, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उसमें क्या कहें? सिकल सेल एनीमिया भारत में बहुत कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो अफ्रीका और उसके नियर बाई कंट्रीज़ में पाया जाता है। इसके अलावा सिकल सेल की जो क्लिनिकल पिक्चर जो है वो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। हमारे देश में ये रिलेटिवली माइल्ड है। उन लोगों में ये सब जो सिम्टम्स मैंने जो आपको बताए ये काफ़ी अर्ली स्टेज में शुरू होते हैं और इसके बाद में अगर इनका इलाज अगर नहीं किया गया तो ये कई बार जो है वो मौत का कारण भी बन जाती है। तो इसके भी कई जेनेटिक कारण हैं, उसके बारे में हो सकता है हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिकल सेल एनीमिया भारत में अफ्रीका के मुकाबले काफ़ी माइल्ड है तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि कई तरह के ट्रीटमेंट से इस डिज़ीज़ का इलाज इंडिया में किया जा सकता है। अगर हम जांच की बात करें तो डायग्नोस की आपने बात की कि पहले तो पता तो चले कि सिकल सेल एनीमिया है कि दूसरा कोई डिसीज़ है, तो जांच किट की अगर बात करें तो वो किस प्रकार की जांच किट होती है हमारे यहाँ? तो आपने सही कहा ये कि इस तरह की बीमारियों की अगर बहुत अर्ली स्टेज में अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इसका इलाज भी संभव है। मैं थोड़ा समय लूँगा इसको एक्सप्लेन करने में। ये जनरली जो जांच जो होती है वो डिपेंड करती है ब्लड में ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करना। इसके लिए कई तरीके हैं और ये बीमारी काफ़ी सालों से है, तो कई तरह से इसका निदान किया जा सकता है। एक है सॉल्युबिलिटी टेस्ट, उसमें आप ब्लड लेके उसमें एक ऐसा एजेंट डालते हैं जो लो ऑक्सीजन की कंडीशन तैयार करता है और फिर उसकी वजह से सॉल्यूशन जो होता है वो टर्बिड हो जाता है। दूसरा है HPLC इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें आप ब्लड को लेके इसको एक मशीन के थ्रू रन करते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से। उसमें आप ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन के क्या क्या प्रोपोर्शन है। जैसे एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन A2 होता है, एक फीटल हीमोग्लोबिन होता है और एक सिकल हीमोग्लोबिन होता है। इसके अलावा भी कई तरह के होते हैं, लेकिन इन मशीनों के माध्यम से ये सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन इन सब की परेशानियाँ ये है
कि इन सब के लिए आपको एक सेटअप चाहिए, विशेषकर HPLC या इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन सब के लिए। और वो मशीन अपने आप में ही कुछ 25-50 लाखों की होती है। और इसके अलावा इस टेस्ट को करने के लिए कम से कम 200 से 250 रुपये पर सैंपल का इसमें कॉस्ट आता है। तो इसलिए ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के रूप में है। लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस का चलन है, जिसमें जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट होता है, तो आप एक किसी भी इंडिविजुअल का एक ड्रॉप ब्लड लेके उसको आप किसी सॉल्यूशन में प्रोसेस करके, अगर आप किट के हिसाब से 1-2 ड्रॉप अगर आप डालें तो वो अपने आप मूव करता है स्ट्रिप में, और जिस तरह की लाइन या बैंड बनते हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इस वक्त पे सबसे अच्छा और फास्टेस्ट मेथड है, लेकिन इसका भी कॉस्ट जो है वो 200 से 250 रुपये कम से कम पड़ता है। तो अगर आप बात करें कि हम इसकी अर्ली जांच करना चाहते हैं, क्योंकि ये बीमारी एटलीस्ट 17 राज्यों में काफ़ी कॉमन है, इसका मतलब है आपको उन 17 राज्यों में हर शख्स की आपको जांच करनी है, मतलब वो करोड़ों में जांच होगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एक सस्ता सुंदर टिकाऊ टेस्ट चाहिए, तो वो ये टेस्ट अच्छा तो है, लेकिन 200-250 रुपये पर सैंपल का ये काफ़ी ज़्यादा बजट के ऊपर में कंस्ट्रेंट डालता है। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री महोदय ने इस मिशन को लॉन्च किया है, इसी के ऊपर में हम लोगों ने भी काम करना शुरू किया है। तो ये POC जो है, इसके ऊपर में पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़ोर शोर से काम हो रहा है। 2 कारण हैं, एक तो ये है कि इसका कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरा ये है कि ये विदेशों में बन के आता है। अच्छा। इसका मतलब है कि पहले तो आप क्या कहते हैं, माने विदेशों के ऊपर निर्भर हैं, जब वो चाहें तब उनकी सप्लाई बंद कर दें, जब वो चाहें उनका प्राइस वो बढ़ा दें। तो इसीलिए मेक इन इंडिया अप्रोच को लेते हुए कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पे काम किया है। हालांकि ये स्ट्रिप टेस्ट नहीं है, लेकिन कई तरह के टेस्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली उन सब के कॉस्ट भी करीब 200-250 के ऊपर में करीब पड़ते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने भी इस पे कई सालों से काम शुरू किया है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद में आपसे चर्चा करूँगा। तो अगर मैं संक्षिप्त में या समरी में अगर मैं कहूँ कि इसकी अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी डायग्नोसिस करने के तरीके भी काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी सुविधा और अपनी अपनी दुविधाएं हैं। कहीं खर्च की सुविधा असुविधा, कहीं उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की असुविधा है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे में अगर ये बहुत अर्ली स्टेज में जांच कर लिया जाए तो इसका एक इलाज संभव है। इलाज को हम जैसे 2 तरह से माने कि एक है क्योर और एक है मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। तो क्योर तो इसका संभव है, सिर्फ जीन थेरेपी से ही संभव है, जिसमें आप पूरी तरह से उन्मूलन कर देते हैं और ये आपका शरीर जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने लगता है। वो तो जीन थेरेपी अभी कुछ अच्छी खबरें आई हैं, लेकिन विशेष ड्रग से ऐसा किया जा सकता है कि सिकल सेल एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस ये सब काफ़ी कम हो जाएं, और इस सिचुएशन में आदमी काफ़ी हद तक एक आम तरह की ज़िंदगी बिता सकता है। जी चंडीगढ़ साहब, आपने जीन थेरेपी की बात की, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपसे पूछूंगा अभी आने वाले समय में। बट ये जो जानना है कि आपने बोला कि क्योर तो शायद पॉसिबल नहीं है अभी, अगर ये जीन थेरेपी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मैनेज कर सकते हैं हम आपको। तो दूसरी बात ये है कि जनजातीय आबादी में ये काफ़ी देखने को मिलता है, तो उसका जो जेनेटिक रीज़न है उसके बारे में, और वहाँ पे हमें अगर उसको प्रिवेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं इसे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल इस स्टेटमेंट के साथ में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, मैं उसका भी निवारण करना चाहूँगा। जब मैंने इस पे करीब 20-25 साल पहले काम करना, करीब 1999-2000 में काम करना शुरू किया था, और उस वक्त हमारे पास यही सवाल था कि सिकल सेल एनीमिया भारत में इतना माइल्ड क्यों है। और हालांकि कई और लोग भी काम कर रहे थे, हम अपने हिसाब से जनजातीय आबादियों में काम कर रहे थे। आंध्र प्रदेश की 2-3 ट्राइब्स के साथ हम काम कर रहे थे। हमने पहले उनका क्लिनिकल पिक्चर देखा, फिर हमने उनके हीमोग्लोबिन के पैटर्न देखे, फिर उसके बाद हमने उनके DNA की जांच की। तो संक्षिप्त में अगर कहूँ तो सिकल सेल इंडिया के जो पेशेंट्स जो हैं, इनमें
एक तरह का हीमोग्लोबिन होता है फीटल हीमोग्लोबिन। ये फीटल हीमोग्लोबिन का काम है, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तब ये फीटल हीमोग्लोबिन बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है और अपने हिसाब से हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस शुरू कर देता है, तब उसको इस फीटल हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपना एक एडल्ट हीमोग्लोबिन बनाता है। अब आमतौर पे नॉर्मल आदमी में फीटल हीमोग्लोबिन 1% या 1.5% या उससे भी कम होता है, लेकिन सिकल सेल मरीज़ों में विशेष कारणों से ये फीटल हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। हमने ये पाया कि फीटल हीमोग्लोबिन भारत के मरीज़ों में बहुत हाई होता है, 15% से 40% तक होता है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो ये सिकल सेल्स को एक साथ एक दूसरे से चिपकने में प्रिवेंट करता है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि चूंकि सारे सिम्टम सिकल सेल के इन सिकल सेल्स के जुड़ने की वजह से होते हैं, अगर फीटल हीमोग्लोबिन वहाँ रहता है तो वो इस चीज़ को होने नहीं देता है। पूरी तरह नहीं भी सही तो काफ़ी हद तक इसको कम करता है। तो ये चीज़ जब हमने पाया तो हमने इसका मॉलिक्यूलर कॉज जानने की कोशिश की, और जैसा मैंने बताया आपको एक म्यूटेशन होता है, हमने इसी तरह का एक म्यूटेशन पाया जो इंडियंस में विशेष रूप से होता है, और एक अरब पॉपुलेशन में भी कुछ एक ही होता है, जिसको हम अरब इंडियन हैप्लोटाइप बोलते हैं। तो ये काम जब हमने किया तो इसका मतलब है ये था कि इंडियंस में फीटल हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से इनका डिजीज़ जो है वो माइल्ड होता है। और ये जो एविडेंस जो ये है ये हर जगह पाई गई है। अब आप अगर जनजातियों और इसकी अगर आप बात करें तो ये मेरे ख्याल में एक भ्रांति रही है। जब मैंने भी जब शुरू किया था तो यही था कि सिकल सेल एनीमिया एक ट्राइबल पॉपुलेशन का डिजीज़ है, और इसके लिए कहा गया था, दो कारण कहे गए थे। एक तो ये कि सिकल सेल एनीमिया जिनको होता है या जो कैरियर भी होते हैं उनको मलेरिया नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि वो आरबीसी उससे रेजिस्टेंट होते हैं। तो मलेरिया हमारे देश में एंडेमिक रहा है, तो इसकी वजह से ये कहा जाता है कि समय के साथ इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में ये सिकल सेल जीन जो है वो सिलेक्ट हुई है, क्योंकि मलेरिया से भी उस वक्त काफ़ी डेथ्स होती थी। तो ये सिकल सेल एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज़्म इवोल्यूशन ने तैयार किया था। लेकिन दूसरा कारण ये था कि इन लोगों में विवाह जो है वो एक दूसरे के साथ माने रिश्ते में ही होते हैं, जिसको हम कॉन्सैंग्विनिटी कहते हैं। तो जैसे शुरू में तो मलेरिया की वजह से इस जीन का सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद में ये जातीय जनजातियों आदिवासियों में इस तरह की प्रथा की वजह से ये जीन जो है अब पॉपुलेशन में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में हो गई है। लेकिन यहाँ जो भ्रांति मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बीमारी जो है न सिर्फ जनजातियों और आदिवासियों में है, ये आम जनता में भी मौजूद है। अच्छा। बहुत सालों पहले हम लोगों ने, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर प्रदीप पात्रा, उनके साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में ये काम जब किया था तो उन्होंने पहली बार ये बताया था कि 2015 में एक पेपर पब्लिश किया था, मैंने लाखों बच्चों की स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें हमने ये बताया था कि 10% जनजातियों में सिकल सेल एनीमिया का प्रभाव है, लेकिन 6 से 7% आम जनता में भी ये प्रभाव है। तो आज आप देखेंगे कि जब मोदी साहब जब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की, तो वो सिर्फ जनजातियों और आदिवासियों की बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं इन राज्यों में इस जांच की ज़रूरत है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप वरना एक सेक्शन ऑफ द समाज के एक वर्ग को आप बिल्कुल उस तरह से उसको छोड़ते चले जाएंगे और ये बीमारी फिर उस तरह से बढ़ती चली जाएगी। एक और पक्ष है कि आप जानते हैं कि कई राज्यों में और कई वर्ग में इस तरह की कॉन्सेंग्विनस मैरिजेस काफ़ी कॉमन है। तो उनमें भी इस कारण से ये बीमारी जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बढ़ती चली जाती है। अब आखिर में जो ये 17 राज्य आप जो बता रहे हैं, अगर मैं मान लीजिए अगर इसको एक तरफ से अगर शुरू करूं तो आप देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
झारखंड, ये सारा बेल्ट जो है ये पूरा उससे प्रभावित है। और उसी के साथ नीचे की तरफ आप अगर आएंगे तो वहाँ भी जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब से नीचे की तरफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरफ भी ये है। हालांकि इस तरफ थोड़ा कम है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो पूरा जो सेंट्रल बेल्ट जो है गुजरात से लेके इस तरफ से लेके ऑलमोस्ट उड़ीसा, झारखंड तक, वेस्ट बंगाल में भी कुछ कुछ जगहों पे है, लेकिन ये पूरा बेल्ट जो है, तो हमको अगर फोकस करना है तो मेन तौर पे 11 स्टेट्स पे फोकस करना है, पहला फोकस जो मैं कहूँगा। बाकी 6 स्टेट्स में ये रिलेटिवली कम है। जी, बहुत अच्छे से आपने पूरा बात को समझाया चंडक साहब। दूसरा जो प्रश्न है कि अगर हम केंद्र सरकार के जो प्रयास है उसके बारे में बात करें, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी इसमें काफ़ी सक्रिय रूप से सहभागी बना हुआ है, आप और केंद्र सरकार किस तरह से अभी किस मिशन पे आप काम कर रहे हैं, कौन कौन से जो लक्ष्यांक है वो सिद्ध करने में आपके जो संस्था है वो प्रयासरत है? ठीक है, तो इसका दरअसल हमने करीब 6-7 साल, मैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का इंस्टीट्यूट है CCMB, वहाँ काम करता हूँ। करीब 25 सालों से मैं ये रेयर डिजीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर में काम कर रहा हूँ और डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा कि इस टेस्ट को इतना चीप, इतना सस्ता, इतना अच्छा और इतना रोबस्ट बनाया जाए कि ये आम जनता के लिए अवेलेबल हो सके। और इसमें मुझे बड़ा फ़ख्र है कि CCMB में हमने इस तरह का पहला सेंटर बनाया था जो आम जनता के हिसाब से, मुझे याद है उस ज़माने में एक एक टेस्ट जो 2500-3000 बाहर होता था, हम उसको 500 रुपये में करते थे। और आज भी मेरे कई, अब मैं तो सुपर एनवेट हो गया, पर मेरे कई कलीग हैं वो भी इसी प्रिंसिपल से चल रहे हैं। जो टेस्ट बाहर 5000-10,000 में होते हैं, हम 2500-3000 में उनको करते हैं। तो वो तो एक मुद्दा है, पर उसकी वजह से हमारा जो अनुभव रहा रेयर डिजीज़ेज़ का, वो सारे देश से हमारे पास इस तरह के सैंपल्स आते थे। तो उस वक्त हमने 6-7 साल पहले हमने CSIR से बात किया कि हम 2 बीमारियों जो बहुत ज़्यादा कॉमन है उसके हम उन्मूलन या निदान की तरफ हम कोशिश करेंगे। उसमें एक था हीमोग्लोबिनोपैथी, जिसमें सिकल सेल एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया ये सब आते हैं, और एक था मस्कुलोपैथी, जिसमें ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, LGMD ये सब आते हैं। किसी और वक्त में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करेंगे, आज इस पे बात करते हैं। तो 7 साल पहले हमने इस पे अच्छी तरह से शोध करके ये देखा कि इसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या हैं जो सिकल सेल एनीमिया में, इसके उन्मूलन में या अर्ली डायग्नोसिस में रोड़ा बन रही हैं। तो उस वक्त हमने काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के विभिन्न कोनों में कितने तरह के लोग हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन सिकल सेल एनीमिया पे लगा दिया है बिना मतलब किसी के जाने। तो सबसे पहला हमारा काम ये रहा है इन सब लोगों के साथ मिलना जुलना, और सही में आज जो भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, विशेष रूप से मैं 2 आदमियों का नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्रा जो छत्तीसगढ़ में हैं, एंड डॉक्टर दीप्ति जैन जो महाराष्ट्र में नागपुर में काम करती हैं। कई और लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, बट इन सब के साथ मेरा संपर्क रहा। तो हमने 7 साल पहले देखा कि क्यों ये बीमारी अभी तक ऐसे चल रही है। तो हमने देखा कि इसकी अर्ली डायग्नोसिस के लिए जो मर्जी जब मर्जी कुछ हो जाती हैं, कोई कैंप हो जाते हैं, कहीं एक अचानक एक मिनिस्ट्री के थ्रू हो जाता है, लेकिन वो डेटा अवेलेबल नहीं होता है। अगर हो भी जाए तो मरीज़ों को वो उतनी बेनिफिट नहीं मिल पाती है। दूसरा ये था कि जो एक ड्रग है हाइड्रोक्सी यूरिया, जो इसके लिए रामबाण दवा है। मतलब अगर हाइड्रोक्सी यूरिया का इलाज अगर किसी मरीज़ में जल्दी शुरू कर दिया जाए तो उसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कम हो जाती हैं। तो हमने ये देखा हाइड्रोक्सी यूरिया की सप्लाई नहीं हो पाती है, हालांकि कई राज्य सरकारों ने इसको इसेंशियल बना दिया था, लेकिन फिर भी कई बार नहीं मिलती थी। फिर ये था इस तरह के मरीज़ जो आदिवासी या जनजाति परिषद से संबंध रखते हैं, उनके लिए अपने विलेज से आना और फिर वहाँ से कलेक्ट करना ये बड़ा मुश्किल था। और ये कैप्सूल भी थोड़ी महंगी है, 10 से 15 रुपए के करीब आती है। तो इस वजह से हमें ये लगा कि इसके बारे में हमें जागरूकता की ज़रूरत है, और
रादर देन कि मरीज़ हमारे पास में आए, परिवार हमारे पास में, हम परिवारों के पास जाएं। तीसरा ये था कि हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग की कोई, हमारे यहाँ पे ड्रग की अप्रूवल नहीं थी। अच्छा। बिना अप्रूवल के ही ये यूज़ हो रहा था। तो फिर हमने उसके लिए DGCA, CDSCO के साथ मिलके हमने इस हाइड्रोक्सी यूरिया को सिकल सेल एनीमिया के लिए अप्रूवल कराया है। और उसकी वजह से आज ये एफर्ट शुरू हो गए हैं कि आप छोटे डोज की कैप्सूल या छोटे डोज का सिरप आप बनाने लग गए हैं। और आखिरी था जीन थेरेपी के ऊपर में भी शोध करना, क्योंकि जब मैं 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ उस वक्त सभी लोग शुरुआत कर रहे थे। तो ये 7 CSR इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके एक काम था। मैं बाकी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हमने काम शुरू किया छत्तीसगढ़ से। उसके बाद हम महाराष्ट्र में गए, उसके बाद हम राजस्थान में गए, फिर मध्य प्रदेश में गए, और अब हम झारखंड में भी हम जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने छत्तीसगढ़ में एक मॉडल को इस्टेब्लिश किया। तो कुछ क्षणों में मैं आपको उस मॉडल की बात बताऊंगा कि हमने वहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन के साथ शुरू किया, क्योंकि वो एक फिक्स्ड पॉपुलेशन है। एक बार एक बच्चा स्कूल में चला जाता है तो कम से कम 10 साल तक वहाँ कंटिन्यू करेगा। तो हमने 5 साल से 15 साल के बच्चों की हमने ये जांच शुरू की। एक छोटे से पहले सॉल्युबिलिटी टेस्ट से जांच शुरू की। उसके बाद में हम जो पॉजिटिव होते थे उनके ब्लड सैंपल कलेक्ट करके HPLC करते थे, और फिर वो सैंपल हमारे पास मॉलिक्यूलर जांच के लिए आता था। और मॉलिक्यूलर जांच का ये था कि हम मरीज़ों को कॉन्फिडेंटली पकड़ पा रहे हैं, हम वाहकों को पकड़ पा रहे हैं। इसमें स्ट्रैटेजी ये है कि जो मरीज़ अगर पकड़ में आ गया तो उसको रेगुलर काउंसलिंग देना, उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना, ब्लड ट्रांसफ्यूशन उपलब्ध कराना, इसके बारे में हमने कोशिश की। हम बहुत सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन हमने एक मॉडल उसमें तैयार किया जो आगे के स्टेज पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए अवेलेबल है। लेकिन कुछ हमने इसमें कंट्रीब्यूट किया जो ऑलरेडी अवेलेबल था, उसमें हमने अपनी तरफ से डिफ़िकल्टीज़ और क्या करने की ज़रूरत है। इसके बाद में जो मैं समझता हूँ काफ़ी विशेष योगदान है, वो है कि हमने पाया कि किसी भी बच्चे से आप ब्लड सैंपल लीजिए, 1 बार लीजिए, 2 बार लीजिए, तो वो बच्चे को और पेरेंट्स को कंप्लायंस नहीं रहती है। तो हम, और फिर उसके बाद में उसमें से आप ब्लड सैंपल निकालिए, ये कीजिए, फिर DNA निकालिए, फिर जांच कीजिए। हमने एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया जो सिर्फ 1 बूंद खून को एक फ़िल्टर पेपर पे लेके उसको अगर हम जांच कर सके, तो स्ट्रेट ब्लड को लेके सीधा हम एक PCR तकनीक होती है उसमें डाल के हम उसकी जांच कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप सिर्फ एक फिंगर प्रिक से 1 ड्रॉप ब्लड ले सकते हैं। आपको उसके लिए कोई वैक्यूटेनर की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटीकोआगुलेंट की ज़रूरत नहीं है। एक विशेष तरह का फ़िल्टर पेपर होता है, उस पर आप 5-6 बूंदें डाल दीजिए, और चूंकि ये बूंद ड्राई ब्लड स्पॉट है, ये ट्रांसपोर्ट कैसे भी किया जा सकता है, रूम टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और उसके बाद में डायरेक्ट PCR करके हम इसको हाई थ्रूपुट कर सकते हैं। इस एक मेथड से हम दिन में 300 सैंपल एक आदमी के थ्रू हम कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप तुलना करें आज के जो भी POCTs जो उपलब्ध हैं, ये एक टेस्ट में कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट लगता है। मतलब एक आदमी अगर बैठ जाए तो वो 4 से 5 टेस्ट कर सकता है, और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 टेस्ट कर सकता है। तो हमें लगता है इस तकनीक का जाना काफ़ी आवश्यक है। और एक और मिनट लूँगा कि इसके बाद में जब वाहक की जानकारी हो गई, मरीज़ की जानकारी हो गई, तो इसको हमने डिफरेंट स्टेजेस पे करना शुरू किया। जैसे अर्ली डायग्नोसिस जो है वो कुंजी है सफलता की। तो हमने इसको प्रेग्नेंट वीमेन में उन पे स्क्रीनिंग, एंटीनेटल स्क्रीनिंग पे शुरू किया। फिर जैसे मान लीजिए वो स्टेज मिस हो गया तो न्यूबॉर्न चाइल्ड में हमने इमीडिएटली न्यूबॉर्न बच्चे में इस तरह से टेस्ट किया। फिर जो वाहक जो पता हो गए हैं उनको एक काउंसलिंग की कि आपको एक दूसरे वाहक से विवाह नहीं करना चाहिए। अगर विवाह हो चुका है तो उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे एडवाइस देना कि प्रीनेटल डायग्नोसिस, जिसमें हम गर्भावस्था के दौरान गर्भ से थोड़ा पानी निकाल के DNA के माध्यम से जांच कर सकते हैं। तो इस तरह का हमने एक मॉडल तैयार किया जहां आप ये कह सकते हैं कि बच्चे से लेके, न्यूबॉर्न से लेके बच्चे की स्टेज पे, एडोलेसेंट, एडल्ट,
प्रेग्नेंट वेमेन से लेके अल्टीमेटली फीटस तक हम ये कर पाए हैं। और यही मॉडल अब हम डिफरेंट स्टेट्स में हम इसको इम्प्लीमेंट लागू करेंगे आप। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। अंत में 2 सवाल है सर। पहला तो ये कि जो हम आपने अभी आगे जीन थेरेपी का जिक्र किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जीन थेरेपी क्या है और जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर कोई रिसर्चेस हो रहे हैं सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए, तो वो किस तरह से हो रहे हैं? जैसा जीन थेरेपी को मैंने कहा कि ये एक तरह का क्योर है, तो जीन थेरेपी में ये संभव है। आजकल जिसको क्रिस्पर कैस अप्रोच बोलते हैं, इस अप्रोच से संभव है कि जो म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया के लिए जिम्मेदार है, आप उसको बदल दें। इतना आसान लगता है, हमें लगता है कि एक वाक्य में जैसे एक ही जगह टी बदलना है, लेकिन इसकी तकनीक और इसके लिए जो सारे पैराफिनेलिया या मैं कहूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो काफ़ी सीरियस है। इसका अगर संक्षिप्त में अगर कहूँ तो आप पहले ब्लड निकालेंगे, और ब्लड भी सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए, क्योंकि ये आपको एक तरह के ब्लड सेल में CD34 ब्लड सेल्स में उसको आपको निकालना है, फिर उसको आपको कल्चर करके उसको बढ़ाना है। उसके बाद में आपको ये एक्सरसाइज करना है कि जैसे आप क्रिस्पर कैस यूज़ करके इन विट्रो मेथड से उसको परिवर्तन करें। उस परिवर्तन के बाद उस सेल को जांचें वो ठीक हो गया या नहीं, और उसके बाद वापस उसको शरीर में डालें। तो ये चूँकि वापस शरीर में जाने वाली चीज़ है, तो सबसे बड़ा एथिकल डायलेमा होता है कि भले ही हम फ़ायदा कर सकें या ना करें, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी प्रिकॉशनरी चीज़ लेनी होती है। तो इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, एंड ये अभी भी मतलब रिसर्च के स्टेज में चल रही है। लेकिन आप जानते हैं कंपनियां वगैरह इसके बारे में कई बार ज़्यादा खुल के नहीं बात करती हैं। जो अभी रिसेंटली एक जीन थेरेपी जो अप्रूव हुई है, अभी यूके में हुई, उसके बाद यूएस में हुई, और मैं सुन रहा हूँ कि वो यूरोप में भी होने वाली है। वेरी ब्रीफ मैंने आपको अगर याद हो कि मैंने बताया था, अगर फीटल हीमोग्लोबिन लेवल अगर बढ़ जाए हाँ। तो वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन की जो कड़ी बनने का और उसके सिम्टम्स के काफ़ी मतलब कि बचावकारी होती है। तो अब इस तरह से कर रहे हैं कि आप किसी तरह से ऐसी एक म्यूटेशन आप डाल दें इस जीन में, जिससे फीटल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाए। और वो बढ़ जाए मतलब इतना बढ़ जाए कि वो सिकल सेल की बीमारी को काफ़ी हद तक मिनिमम पे ले आए। और जो थोड़ी बहुत अगर मान लीजिए कोई सिम्टम्स या अगर रह भी जाएं, तो वो हाइड्रोक्सी यूरिया के माध्यम से, कुछ और 2-3 ड्रग्स आई हैं, उनके GBT440 है, वॉक्सेलेटोर जिसका नाम है, लेकिन वो बहुत महंगी हैं। लेकिन उद्देश्य ये है कि आप बीमारी को 100% से 10% पे ले आइए, और उस 10% को आप लाइफस्टाइल से या हाइड्रोक्सी यूरिया से, इन सब चीज़ों से आप मैनेज कर सकें जी। तो हमारे भारत में भी इस तरह का काम चल रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सब लोग सब पूरी तरह की बात नहीं बताते हैं, लेकिन मैं उस ग्रुप से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है अच्छा काम हो रहा है। और होपफुली हम कर पाएंगे, और करना ज़रूरी है जी। क्योंकि ये जीन थेरेपी जो है, ये विदेशों में जो बनी है, आप इसका कॉस्ट जान के एकदम अचंभित हो जाएंगे। इसका इंडिया में अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो करीब 20 करोड़ रुपए की एक आदमी के लिए इलाज है। जैसे ऐसे ही एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी के लिए भी आया था, उसका ट्रीटमेंट 17 करोड़ का था। अच्छा। तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते इस बारे में। तो हमको देखना है कि हम जैसे प्रधानमंत्री योजना में है 50 लाख के अंदर में अगर हम कर सकें, या और भी कम में हम कर सकें, तो इस उद्देश्य के साथ में हमारे साथी इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अंत में एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगा चंडक साहब कि अवेयरनेस और पीपल्स पार्टिसिपेशन कोई भी कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक होती है, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन कितना महत्वपूर्ण रह जाता है, और अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन से प्रयास अभी हमें करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जो चुनौती है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उस चुनौती को पार करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में सिकल सेल एनीमिया के लिए ये बिल्कुल स्वर्णिम वक्त है। अच्छा। क्योंकि एक तो ये है कि इसके बारे में मैंने खुद भी देखा, पिछले 5-6 सालों में काफ़ी अवेयरनेस आई है।
हर आदमी अपने अपने तरीके से काम करता है। कोई फाउंडेशन है वो सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करता है, कोई क्लिनिशियन है वो मरीज़ को बताता है, वो मरीज़ अपने गांव में जाके इस तरह की बात करता है। तो अब क्या हुआ पिछले 5-6 सालों में मैं समझता हूँ लोगों की आपस में बातचीत काफ़ी बढ़ गई है, और इसके लिए मैं समझता हूँ NHM या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या ICMR या हमारे जैसे इंस्टीट्यूशनल लोग जो रिसर्च ऐसे करना चाहते हैं, उन सब लोगों का मिलना जुलना हो पाया है। तो अब ये एफ़र्ट को सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये एफ़र्ट जो एक शुरू हुआ है इसको कंटिन्यू करना है। और ऐसे में मुझे लगता है जैसे एक संजीवनी बूटी की तरह ये प्रधानमंत्री साहब का लास्ट ईयर पहली फरवरी को बजट में अनाउंस हुआ, और फिर जो जुलाई के महीने में उन्होंने शहडोल से जो इसका विमोचन किया, मिशन लॉन्च किया जी। उसके बाद में मेरे ख्याल में काफ़ी अवेयरनेस है लोगों में, एक मतलब एक्साइटमेंट है कि हमको इसमें, और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि मिलजुल के काम करने की भावना जो है वो काफ़ी आ गई है। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नेस्को कहते हैं। तो वो एक मंच है जिसपे कई लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, जो लोग कुछ भी काम कर रहे हैं इसमें, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल मीडिया है, क्लिनिशियंस हैं, सब कुछ हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, राज्यों में NHM के लोग, ICMR के लोग, इन सब के साथ मिलके आपस में एक दूसरे का नॉलेज शेयर कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है। चूँकि NHM, ICMR, ये DHR, मोटा ये सब इन्वॉल्व हैं, तो हम कोई भी बात अगर करते हैं तो मेरे ख्याल में मैं आशा करता हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और प्रधानमंत्री महोदय तक पहुँचती है, तो इसका असर काफ़ी हद तक दिख रहा है। ऑलरेडी हम छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कर चुके हैं, अब हम हैदराबाद, हम तेलंगाना और इन सब में करने की सोच रहे हैं। तो अगर समरी में अगर कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस जिसको हम कहते हैं, वो अब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं जी। मैं खुद ही देख रहा हूँ कि पिछले मैंने शायद 5-6 महीनों में मैं इतने लोगों से जुड़ गया हूँ, कभी मैंने सोचा भी नहीं था, बस इनका नाम सुना था। हर तरह से लोग अपना कंट्रीब्यूशन इसमें कर रहे हैं और अवेयरनेस काफ़ी इसमें बढ़ गई है जी। अब मुझे आशा यही है कि सरकार अपना सपोर्ट बनाए रखे और हम और हमारे जैसे लोग इसमें मिलके काम करते रहें। कोई संदेह नहीं है कि हम 2047 या उससे पहले ही इसका उन्मूलन कर सकते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंडक साहब दूरदर्शन से बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर गिरिराज रतन चंडक, जिन्होंने कई पहलुओं पे, सिकल सेल एनीमिया के कई पहलुओं पे बात की। वो चाहे उसके उन्मूलन की बात हो, उसके मैनेजमेंट की बात हो, उसके इलाज के बारे में बात हो, या फिर पीपल्स पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस के बारे में बात हो। हम आशा रखते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो लक्ष्यांक रखा है, उससे पहले ही हम इससे बाहर आ जाए। इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।